नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। देखिए, आज बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण के ईवीएस पाठचर्या, जिसमें हमने शामिल किया है यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण के 5 ई से आप लोगों को कम से कम 2 नंबर मिलेंगे, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे अदर एग्जाम जो भी होने वाले हैं आपके गवर्नमेंट के, वहाँ पर आप लोगों को पर्यावरण शिक्षण से 5 ई से जो होते हैं 2 नंबर के आपको मिलते हैं। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक होने वाले हैं। क्योंकि पहले हम लोग बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण के 5 ई के बारे में, पहले पूरी जानकारी ले लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्या करिए, जल्दी से आ जाइए। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के भी बटन दबाएं और क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और बता दें कि हर एक प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और आज का टारगेट जो आप लोगों का है यहाँ पे 15 प्रश्नों का रहेगा 17 में से। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या कर रहा है। और गुड इवनिंग सभी लोगों को जी, गुड इवनिंग। चलिए देख लेते हैं हम क्या कर रहा है हमारा प्रश्न यहाँ पे। लेकिन उससे पहले नोट्स बनाइए सभी लोग, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा ये कर रहा है कि पर्यावरण शिक्षण के 5 ई होते क्या हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, पर्यावरण विज्ञान शिक्षण बालक को सदैव शिक्षण अधिगम की ओर सम्मिलित करके व्यवहार अधिगम का पालन कराना चाहिए। इससे बालक में स्वतः सीखने के कौशल के विकास होता है। यह कार्यक्रम, यह कार्यबद्ध जो होता है, क्रम जो बद्ध होता है, ये मतलब बद्ध का मतलब ये होता है कि एक सुचारू रूप एक क्रम में रखना चाहिए, जाना चाहिए, जिससे बालक में मनोविज्ञानता का विकास हो। ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, पर्यावरण के 5 ई होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 ई जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला हमारा जो आता है यहाँ पे इंगेज आता है। इंगेज मीन्स होता है व्यक्त करना या व्यस्त रखना। ठीक है, देखिए पहला जो है हमारा इंगेज मीन्स होता है व्यस्त करना या शामिल करना। यानी व्यक्त करना भी हो सकता है, व्यस्त करना भी हो सकता है, शामिल करना भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा एनसीईआरटी ने माना है कि इंगेज जो होता है इसके माध्यम से हम किस प्रकार से बालकों को एक किसी कार्य में लगाकर उनका मनोवैज्ञानिक जो सोचने का तरीका है उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम बालक को उसके पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वो बालक के समझ समस्यात्मक वातावरण प्रस्तुत करें जो बालक क्रियाशील बनाते हैं। मतलब ये कि बालक को उसके समाज में रहकर उसके वातावरण से जोड़कर ऐसी कठिनाइयों को वहाँ पे रखना चाहिए, ऐसी समस्याओं को रखना चाहिए, जिससे बालक हर रोज जो अपने परिवेश में देख रहा है, अपने वातावरण में देख रहा है, उसके माध्यम से क्या करे, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करे। अब दूसरा हमारा जो आता है ई एक्सप्लोर होता है। देखिए, एक्सप्लोर मीन्स होता है खोज करना, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, समस्यात्मक वातावरण परिस्थितियों को बालक उस समाधान अपने परिवेश में खोजने का प्रयास करता है। इस क्रम में अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, जिसे खोज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कहा है समस्यात्मक वातावरण परिस्थिति को बालक उस समाधान, मतलब जो समस्यात्मक रखी गई है, जो समस्या है बालक को अपने परिवेश का मतलब है जो उसके आसपास जो भी है उपस्थित, उससे खोजने का प्रयास करे, उसके द्वारा ढूंढने का हल प्रयास करे। इसके क्रम में वो पूर्व ज्ञान यानी जो पहले देख चुका है उसका प्रयोग करके क्या करता है, खोज करता है। और इसी को क्या कहते हैं, एक्सप्लोर कहते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा तीसरा और चौथा आएगा। देखिए 5 ई के अंतर्गत तीसरे में हम बात करेंगे एक्सप्लेन में होता है व्यक्त करना। देखिए खोजे यहाँ पे कह रहा है कि खोज के द्वारा व्याख्या देना, व्याख्या करना या व्यक्त करना। इसके माध्यम से क्या होता है कि खोज के द्वारा प्राप्त ज्ञान का वह प्रस्तुतिकरण करना जिसे हम व्याख्या के नाम से जानते हैं। इस क्रम में वह अपने अस्पष्ट ज्ञान, अधूरे ज्ञान को प्रकट करता है। मतलब ये है कि खोज के माध्यम से जो देखिए अस्पष्ट यानी जो बालक को पता नहीं है, ज्ञान के अधूरे यानी जो उसके ज्ञान से दूर है, उसे क्या करता है, प्रकट करता है, एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, तब क्या करता है, उसे जानता है। तो अब देखिए हम बात करेंगे चौथा है यहाँ पे करा है कि एक्सलेबुशन। इसका मतलब होता है कि परिकृत वर्णन। अब इसमें क्या होता है कि व्याख्या के दौरान रह गई कमियों त्रुटियों को दूर करने के लिए बालक को विस्तारित रूप, मतलब ये होता है कि बहुत सारे क्या करना है, व्याख्या देना, ठीक है, प्रस्तुत करना, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि हो, उसे परिष्कृत वर्णन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन, यानी सभी घटनाओं के बाद बालक की जांच करना कि किसमें उसकी कठिनाई रह गई है, उसे दूर करना। ठीक है, अब मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे 5वां जो हमारा लास्ट है पर्यावरण शिक्षण के 5 ई के अंतर्गत, तो इसमें बात करेंगे कि इस क्रम में बालक शिक्षक के द्वारा दिए गए फीडबैक, मतलब ये कि जो बालक की कठिनाई हो रही है, जो बालक
को कठिनाई किसी कार्य को करने में हो रही है, शिक्षक द्वारा उसे फीडबैक का मतलब होता है सहायता देना, ठीक है। अपनाना मूल्यांकन कहलाता है, भविष्य में बेहतर रणनीति बनाता है। मतलब ये कि जो आपकी कठिनाई हो रही है, अब किसी के माध्यम से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उसके द्वारा क्या करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे कि आगे से हमारा ये गलत ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, आप उसे रट्टा मार लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा। अब देखिए बात करेंगे पर्यावरण के 5 ई के द्वारा बालक संपूर्ण विकास का निर्माण करता है इसे गतिविधियों द्वारा, ठीक है। जैसे पांचों जो ई है हमारा, इसके द्वारा क्या करता है बालक, अपने संपूर्ण ज्ञान यानी जो भी उसका विकास है उसे पूरा करता है, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। याद रखिएगा 10 प्रश्न के बाद आपके ऑल एग्जाम जो स्टेट है, उनके जो भी एग्जाम होने वाले हैं टेट के, उन सभी को प्रश्नों को रखा गया है 10वें प्रश्न के बाद। उससे पहले हम लोग शिक्षण के प्रश्न करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये करा है कि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपगमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। देखिए किसको छोड़कर, प्राथमिक स्तर का मतलब है 1 2 3 4 5। एक बात आप लोगों को बता दें, जहां पर भी आप लोगों को लगता है कि ये प्राथमिक स्तर पे नहीं होता है, तो याद रखिएगा पहले 3 तक छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद ये देखिए कि वो जो आपको कह रहा है वो 4 5 की कक्षा में है या नहीं, क्योंकि ईवीएस की जो कक्षा होती है 3 4 5 से शुरू होती है, उससे पहले नहीं पढ़ाई जाती है पर्यावरण की शिक्षण, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी समान उपाय को, यानी सभी को शामिल किया है, किसको नहीं। तो पहला करा है कि मूर्त से अमूर्त को छोड़कर, दूसरा करा है कि सरल से कठिन को छोड़ के, तीसरा करा है स्थानिक से वैश्विक, और चौथा करा है कि अमूर्त से मूर्त। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सीधे यहाँ करा है कि प्राथमिक स्तर की बात किया है, तो पहले मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु वहाँ पे वस्तु उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित हो और बालक उस पर देखकर चिंतन करता है, तो वो अमूर्त हो गया। और जो वस्तु वहाँ पे बालक के समझ है उस पर क्या करता है, विचार करता है, तो वो उसका मूर्त हो गया। अब दूसरा हमारा करा है कि सरल से कठिन, पहले क्या करना चाहिए, बालकों को सरल वाक्यों का प्रयोग कराना चाहिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्रम को बढ़ाना चाहिए। तो ये सरल से कठिन, ये भी हमारा सही हुआ। और तीसरा करा कि स्थानिक का मतलब होता है कि जो एक निश्चित समय पे हो, उसके द्वारा। वैश्विक मतलब होता है कि आपके पूरे भारत में जितने भी जो भी शिक्षा का दायरा है उसके द्वारा। और यहाँ पे करा कि अमूर्त से मूर्त की अवस्था में, यानी जो बालक को नहीं पता है उसके बारे पे चिंतन कराना, किसके माध्यम से, मूर्त के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे करा प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर में ईवीएस की जो शुरुआत होती है 3 4 5 से होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जी, इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा दूसरा क्या करा है। दूसरा ये करा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इसकी उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा है हमारा कि कक्षा की गतिविधियों की पूर्ति करना, दूसरा करा है कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, और यहाँ पे तीसरा करा है पाठों को आनंददायी बनाना, और चौथा करा है कि यहाँ पे करा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ पे कह दिया है कि प्राथमिक स्तर 1 2 3 4 5, तो अगर यहाँ पे प्राथमिक स्तर दे दिया है तो हमें किसी भी पे आगे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर प्राथमिक दिया है तो बालक के वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। हमने पहले ही कहा है कि जहाँ पर भी प्राथमिक स्तर दिया है वातावरण, खोज और करके सीखने पे बल देना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे देख लेते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, कह रहा है हमारा कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव, मतलब जलाभाव का मतलब है कि जल के लिए पढ़ा रही है विषय का अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आकेगी। मतलब ये है कि अगर आपकी कक्षा में आप क्या करें, कक्षा 4 के बालकों को जल भाव के बारे में, जल के अभाव यानी जलाभाव मतलब जो जल की अभाव है, जो कठिनाई है उसके बारे में आकलन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे। तो पहला करा है कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, देखिए तीसरी बार प्रश्न बताई जा रही है तो इसे गलत मत करिएगा। देखिए दूसरा करा उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तीसरा करा कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन, देखिए दैनिक जीवन का मतलब ये होगा कि बालक के खुद से परिवेश में जो है कितना कैसे प्रारंभ किया, ठीक है, बचत किस प्रकार से किया। अगर यहाँ पे दैनिक जीवन दे दिया है, दैनिक जीवन का मतलब ये होता है कि बालक अवसर के द्वारा सीखेगा, यानी उसके परिवेश में है तो वो भली भांति जानता है। तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे।
एक बार क्या करिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, कम से कम जो लोग चले गए हैं कम से कम आ जाएं, कम से कम 2-2 तो सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हैं आप लोग अपने अपने दोस्तों से। और क्या करिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी साहस बना रहे। यहाँ पे देखिए चौथा करा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। देखिए उपयुक्त नहीं है, नहीं की बात किया है, तो यहाँ पे देखिए पहला करा है स्मरण, दूसरा प्रश्न पूछना, तीसरा करा है न्याय और समानता के प्रति चिंता, चौथा करा है कि सहयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। जी राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा जी, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे का तीसरे के साथ जाएगा। स्मरण करना भी हमारा प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आता है। बालकों को जितना से अधिक ज्ञान का क्या करिए प्राप्त करवा दिया जाए उतना अच्छा होता है। प्रश्न पूछना अगर बालक में है तो चिंतन की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है, तर्क करेगा बालक। और यहाँ पे सहयोग का मतलब है जहाँ पर भी बालक की कठिनाई है, अगर वहाँ पे बालक रुक रहा है तो वहाँ पे क्या करें, सहयोग यानी उनकी कठिनाइयों का क्या करें, उपयोग करें, ठीक है। उपयोग का मतलब ये है कि उनको बताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या करा है, देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए कक्षा 5 का एक पाठ है पर्यावरण का, उसमें क्या है सर्वेक्षण, यानी पाठ में एक सर्वेक्षण और लेखन, यानी सर्वेक्षण का मतलब देखना और लेखन में से लिखना, यानी देख कर लिखने का एक भाग है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला करा है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। दूसरा करा कि विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तीसरा करा कि शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। चौथा करा कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, यानी किस प्रकार से आकलन का मतलब ये है कि क्या सीखें क्या नहीं सीखें। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये बनता है कि कहा है कि मुख्य भाग, यहाँ पे सर्वेक्षण में होता है अवलोकन यानी देखना, और यहाँ पे करा है लेखन। जब तक अगर यहाँ पे अवलोकन कर रहा है बालक तो अवसर के द्वारा करेगा, अवसर के द्वारा करेगा तो खोज यानी उसके द्वारा लिखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, आधारभूत अवधारणा और शिक्षार्थियों की मदद करना। ये हो सकता था अगर यहाँ पे अवसर नहीं होता तब। अब यहाँ पे व्यवहारिक कौशल में सुधार, देखिए खुद के उनके जो कौशल हैं उसमें सुधार करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सभी के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, छठे पे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं की बात किया है, क्या नहीं है किसका, तो पहला करा कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, और दूसरा करा कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा कि बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से प्राप्त करना के लिए आवश्यक प्रेरित करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा छठे का क्या होगा जी, छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर हमारा होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग कर भी चुके हैं कई बार, तो इसे गलत मत करिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए इसका राइट आंसर जो छठे का हमारा जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है, पहले के साथ जाएगा। पहले के साथ क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन सुनिश्चित करे यानी कड़ा रुख अपनाएंगे तो बालक कितने होते हैं, भाग जाएंगे, ठीक है, भाग जाएंगे, क्लास में नहीं आएंगे, उनकी उपस्थिति कम होगी। और निगेटिव पूछा है तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां का हमारा यहाँ पे क्या करा है, देखिए सातवां का ये करा है हमारा कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला करा है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास शामिल होना चाहिए। दूसरा करा है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान कर, देखिए खोजने के अवसर दे दिया है तो इसे तो हम लोग सही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देख लें कोई और सही तो है। यहाँ पे करा है संकल्पनाओं के विस्तृत व्याख्या का अधिक एकाग्रता। तो यहाँ पे चौथा करा है कि पदों की यथार्थ परिभाषा का अधिक बल देना। देखिए अधिक बल देने की बात क्या है, जो कि गलत है, विस्तृत व्याख्या तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे कराए संकल्पनाओं यानी जो आपका अवधारणा है उस पर बात किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आसपास उसके जो खोजने की अवसर जितना देंगे प्राथमिक स्तर पे आप पर्यावरण की कक्षा में, उतना ही अच्छा प्रभावी ढंग से बालक सीख सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानी सम्मिलित करने का
कारण है। देखिए क्या कारण है यहाँ पे, देखिए पहला करा है हमारा कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, दूसरा करा है कि विश्व की अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, तीसरा करा है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, और चौथा करा है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो आठवें का क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए करा सम्मिलित करने की बात कहा है। क्या सम्मिलित करने की बात कहा है, कविता और कहानियों में सम्मिलित करने के लिए बात कहा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, दूसरा ही तो होगा। आमोद प्रमोद मिस होता है चर्चा परिचर्चा, यानी चर्चा मतलब किसी पे आप कहानी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कविता पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें बालक क्या करेगा, यहाँ पे भाग लेगा। भाग का मतलब ये है कि उससे आपसे पूछेगा। तो आमोद प्रमोद का मतलब होता है चर्चा पर चर्चा होता है, वाद विवाद होता है। वाद विवाद जितना करेंगे बालक उतना ही उनका अधिगम अस्थायी होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न 9वां ये करा है हमारा कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। पहला करा है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरा करा है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, और तीसरा करा है कि प्रतियोगिता कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, चौथा करा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर होगा 9वें का हमारा। देखिए बात क्या है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है किसके माध्यम से। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न। अगर बालक में जिज्ञासा होगी ही नहीं, रुचि होगी ही नहीं, रुचि अगर नहीं होगी तो क्या बालक सीखने के लिए प्रेरित होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां हमारा क्या कह रहा है, 10 का ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए ईवीएस मीन्स पाठचर्या का, यानी जो पर्यावरण है उसको प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का क्या मुख्य उद्देश्य है। पहला करा है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ की विकसित करने के लिए, दूसरा करा है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करके सहायता करना, और चौथा करा है स्वतंत्र रूप से हस्तशित क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा 10वें का, जी राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कहा है कि विद्यालय से बाहर की बात किया है, जो कि एनसीएफ सीधे सीधे कहता है कि बालक को ज्ञान उसके परिवेश से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जो प्रश्न चलेंगे वो सभी राज्यों के, याद रखिएगा सभी राज्यों के टेट एग्जाम जो होते हैं उससे प्रश्न शुरू होंगे। तो अगर आप लोग जो प्रश्न करने के लिए तैयार हैं तो एक बार यस करिए, क्योंकि अब जो प्रश्न चलेंगे और उसके साथ साथ अपना स्कोर काउंट भी करिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के राज्यों के प्रश्न चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एमपी टेट, बिहार टेट और मध्य प्रदेश, इन सभी लोगों के जो एग्जाम के में आते हैं टेट में, उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए आज ये जल्दी से अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे आपके अब जो होंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनेंगे। चलिए आज ये जल्दी से आज सभी लोग, क्योंकि अब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण के साथ साथ मजेदार भी हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से 11वें प्रश्न से देख लेते हैं 11 का हमारा क्या कर रहा है। देखिए 11 का ये कर रहा है कि रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के लिए रूप में क्या अपनाना चाहिए। तो पहला करा है कि प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पे मंजूषा, दूसरा करा है अग्निनाशक यंत्र, तीसरा करा है कि अग्निरोधक प्रणाली, चौथा करा है कि अग्नि रहित यंत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जी 11 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका। जी 11 का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा राइट आंसर अग्निनाशक यंत्र, क्योंकि अग्नि को खत्म करने वाला जो यंत्र होना चाहिए उसे चिकित्सा, अगर देखिए यहाँ पे कहा है रसोई घर में अग्नि से सुरक्षा, न कि कहा है कि अगर आपको आग लग जाती है घर में तब क्या करना चाहिए। अगर तब होता तो ये होता अग्निरोधक प्रणाली होती, अग्नि रहित यंत्र होता, लेकिन यहाँ पे कहा है अग्निनाशक यंत्र होगा, जिसके द्वारा क्या होता है रसोई घर में अग्नि के सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अग्निनाशक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। यह यंत्र बेलनाकार लोहे का सिलेंडर होता है, याद रखिएगा। ये कैसा होता है, देखिए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, और इसमें एक पिन लगी होती है। ठीक है, एक पिन लगी होती है। तो इसके द्वारा से क्या होता है, ये सिलेंडर को होता है, सिलेंडर इसमें भरा होता है। ठीक है, भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, CO2 भरा होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन और N2O भरा होता है। N2 गैस यानी यहाँ पे संडिपिट अवस्था में रहती है, यानी इसको उपयोग की अवस्था में रहती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, दूसरे देख लेते हैं दूसरा क्या कर रहा है। देखिए दूसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मूल उद्भव जो है, उद्भव स्थान भारत नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा वस्तु है, ऐसा फल है, ऐसा जो
जीव है या फिर जो पौधे हैं वो भारत में नहीं हुए हैं। तो पहला कह रहा है कि आम का है, केला का है, नारियल का है, साइबेरियन का है, स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी जो होता है, या पहले हम बता रहे हैं फिर इसके बाद बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर इसका बताइए जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा स्ट्रॉबेरी के साथ जाएगा। देखिए आम का भी, आम जो है, केला जो है, नारियल जो है, ये सब भारत के मूल उद्भव स्थान है, जबकि स्ट्रॉबेरी जो होती है ये उद्भव वो यूरोप में पाया जाता है। यूरोप, ये यूरोप की है फसल, ठीक है, ये फल है यूरोप की, इसकी खेती की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए, अगर इसे देखिए इसकी खेती अगर बात किया जाए कि कब हुई थी, तो इसकी खेती जो हुई थी 1750 में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। अब बात करेंगे ये होता कैसा है, तो ये होता है, फिगर तो नहीं लगाए हैं लेकिन बता दें कि इसका आकार जो होता है दिल के आकार का होता है, ठीक है, ऐसा होता है, दिल के आकार का होता है, सेब के अनार। ये छोटा छोटा इस पे दाना होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, रात में चैटिंग करते हैं तो इसमें भेज देते हैं अधिकतर अपने पर्सनल लोगों को, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13 का हमारा क्या करा है, और ये तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, यहाँ पे रिकेट्स, रतौंधी और रेबीज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा होगा जी। जी इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी इसका राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, रेबीज के साथ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए स्कर्वी, यहाँ पे रिकेट्स, रतौंधी रोग, यहाँ पे क्रमशः विटामिन सी, यहाँ पे देखिए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए की कमी से होता है। जबकि रेबीज जो होता है ये कुत्तों के काटने से होता है। याद रखिएगा किसके काटने से होता है, कुत्तों के काटने से होता है रेबीज। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यहाँ पे बात करेंगे 14वें प्रश्न पे। देखते हैं 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो पहला करा है कि बुलबुल, दूसरा कोयल, तीसरा गौरैया, चौथा करा है कि मधुखोरा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा होगा जी। 14 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, जितने लोगों का आया है एकदम जी। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। देखिए बुलबुल पक्षी के नर व मादा जो दिखने में समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी और मादा प्रजाति फीमेल मेल के रंग में अपेक्षाकृत बहुत ही गाढ़ा होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। यहाँ पे 15 का हमारा क्या कर रहा है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य यहाँ पे मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञान कराती है। पहला करा कि भिनभिना कर, दूसरा नृत्य करके, तीसरा रासायनिक संकेतों द्वारा, चौथा करा कि स्पर्श द्वारा। स्पर्श का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए स्पर्श का मतलब होता है छूकर, छूकर होता है। और यहाँ पे देखिए रासायनिक मतलब होता है गंध द्वारा, ठीक है, गंध द्वारा होगा। और नृत्य के द्वारा होता है नाच के द्वारा, ठीक है, नाच जो डांसिंग चलता है उसके द्वारा। और यहाँ पे देखिए करा है भिन भिनाकर, जो अधिकतर आप लोग देखते हैं कि मक्खियाँ भिन बनाते हैं उसी प्रकार की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा जी। दूसरा यहाँ पे देखिए श्रमिक मधुमक्खी जो अन्य मक्खियों को भोजन के लिए, फूड के लिए क्या करती है, स्रोत की दिशा में नृत्य करके ज्ञात कराती है कि यहाँ पर आपके जो मधु है वो प्राप्त हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 16 का ये करा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको, यहाँ पे करा है कि प्रोफेसर बीरबल साहनी को, दूसरा करा है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, तीसरा करा है कि MOP आयंगर को, चौथा करा है कि डॉक्टर कुरियन को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 16 का राइट आंसर हमारा होगा जी। 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा जी। इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा यहाँ पे जी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का, देखिए इनको भारत में कहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है। और इसका खोज इन्होंने कब किया था, याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए कब इन्होंने इसका जो हरित क्रांति का प्रयोग किया था, तो 1960 में इन्होंने किया था हरित क्रांति का, ठीक है। इसमें क्या पाया, देखिए इन्होंने बताया था कि अगर हम लोग इसको विस्तृत के बारे में जानेंगे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना था, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने गेहूं के विभिन्न प्रजातियों की आनुवंशिकता, इन्होंने किस पे किया था, गेहूं के, याद रखिएगा गेहूं के विभिन्न आनुवंशिकता पर अध्ययन किया था, जिससे एक नए प्रकार के गेहूं का मतलब होता है, उस गेहूं का नाम था यहाँ पे 57। इस पे पंजाब में विकास किया था। कब किया था, पंजाब में किया था, याद रखिएगा पंजाब में किया था, विकास हुआ था। इन्हीं के सफल प्रयासों के कारण 1960 के दशक में अंतिम वर्षों में भारत को हरित क्रांति में सफल मिली थी। कब मिली थी सफलता, यहाँ पे 1960 में। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न कितने लोगों का सही होता है।
बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। देखिए बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? आर्कटिक टर्न, दूसरा हर्मिंग बर्ड, तीसरा कराकी अल्बाट्रॉस और चौथा कराकी पेंगुइन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा जी। जिसका राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा पेंगुइन। जो पेंगुइन होता है एक न उड़ने वाली पक्षी होती है, ये उड़ती नहीं है, बर्फीले एरिया में रहता है जहाँ पर अर्कटार्कटिक में अधिकतर पाए जाते हैं, यहाँ पे अधिक संख्या में रहते हैं। ठीक है, ये अर्कटार्कटिक के बर्फीले इलाकों में पाई जाती हैं। यह बर्फ पर अंडे देती हैं तथा नर जो पेंगुइन होते हैं अंडों की देखभाल करता है। ये अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिता देता है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 17 के साथ जाएगा। आज आप लोगों के लिए प्रश्न नहीं रखे गए हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। और आगे कल के जो डाउट थे 2 प्रश्नों पे उसे भी रखा गया है, तो अभी देख लेते हैं। उससे पहले जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं और क्या करिए, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, 9 बजे से रेगुलर क्लास चलती है और कल के जो आप लोगों के जो डाउट प्रश्न थे उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया है कि राष्ट्रीय 2 प्रश्न थे, 5वां और 7वां। तो यहाँ पे बात करेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? देखिए नहीं की बात क्या है, नेगेटिव शब्द की बात क्या है। तो पहला यहाँ पे करा कि बच्चे की सोच विकास प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, दूसरा करा कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, तीसरा करा कि समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, चौथा करा कि गणित में उच्चतर पढ़ाई को तैयार करना। देखिए बात क्या है प्राथमिक स्तर पे और यहाँ पे करा है उच्चतर स्तर पे, जो कि गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि पढ़ाई को तैयार करना, क्योंकि जब यहाँ पे सीख लेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे नहीं की बात क्या है, तो यहाँ पे समस्या समाधान को होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे संदर्भीय वर्णन को करना चाहिए, यानी बालक अगर पहले से सीख लेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे बात करेंगे। देखिए चौथा हमारा करा है कि उनकी सोच के विचारों के गणितीकरण करना। इसका राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे चौथे के साथ गया था, जो कि उच्च स्थान पे होगा। आप लोगों ने कितने लोगों ने कहा था गलत है? अब बात करते हैं यहाँ पे 7वें पे। इसको तो हम पहले ही बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले किसी के देखिए ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, ज्यामिति का मतलब होता है चित्रण के द्वारा पढ़ना। तो पहले बालक के मस्तिष्क में क्या बनेगा? चित्रण बनेगा, फिर इसके बाद विश्लेषण, यानी उसको बांटेगा कि पहले कौन सा सॉल्व करे, पहले कौन सा। औपचारिक का मतलब होता है जब उसे बांट लेगा तो उसके समक्ष एक वस्तु उपस्थित हो जाएगी या फिर कोई एक दृश्य उपस्थित हो जाएगा, उस पर कार्य करेगा। जब उस पर कार्य करेगा तो अपनी सोच यानी अमूर्त चिंतन का प्रयोग करेगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। तो आप लोगों का जितना भी डाउट था शायद क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कल के जो आपके लिए रखा गया था प्रश्न, उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कल का प्रश्न ये था कि 5789 में यहाँ पे कह रहा है कि 89 में 5 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। तो यहाँ पे देखिए 5 का जो स्थानीय मान होगा वो 5000 होगा और जाति मान होगा 5 होगा। अब इसको क्या करिए, घटा दे दीजिए। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5 9 उतर गया, 9 उतर गया। यहाँ पे 5 में से 1 गया था तो 4 बचा। अब देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा है? 4995। तो राइट आंसर दूसरे के साथ गया था। अब देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। तो बात करेंगे यहाँ पे वैष्णो जी से, देख लेते हैं वैष्णो जी का कितना आया है जी। फर्स्ट लाइक किया था, थैंक यू आपको। और यहाँ पे गुड इवनिंग सर जी आपको भी। और यहाँ पे बात करेंगे पूजा जी का दूसरे नंबर पे हमने किया जी है, आपने किया। और आरती पांडे का 17 का दूसरा आया है, जो कि राइट आंसर है 5400। यहाँ पे 5000, यहाँ पे 5900, यहाँ पे 4995 होगा। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे बात करेंगे तो इनका 17 का दूसरा सही है। और यहाँ पे देखिए 4995 इनका 17 जी का भी आ गया, जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे गुलशन जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 17 का 4995, जो कि राइट आंसर है। 5000 में से 5 घटा दीजिए, तुरंत आ जाएगा। अमिता कुमारी जी का भी देखिए आ गया है 5000, यहाँ पे 4995। और आगे बढ़ते हैं, दिलीप जी का भी आ गया है 17 का 2 होगा, जो कि राइट आंसर है। 17 में से 15 इनके सही हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नाइस क्लास राधा जी की बोली हैं। और आपको भी बता दें कि आप लोग आते हैं क्लास में तभी तो होता है। अब देखिए यहाँ पे सर 5 का नेगेटिव पूछा है, पर स्तर तो देख लीजिए कौन सा है। इतना ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है। चलिए मान लेते हैं कि आप ही का सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आप ही का सही होगा, हमारा गलत है। यहाँ पे बात करेंगे वैष्णव सिंह का। यहाँ पे देखिए इनका आया 17 का दूसरा, जो कि राइट आंसर है। पिंकी जी का भी ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं प्रियंका राठी जी का भी आ गया। पहले का सी आया है, जबकि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे 17 का पूछा गया है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैष्णव जी का भी आज मेरे सभी सही हुए। देखिए सभी सही हुए, बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। तीसरा हमने लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लाइक किया। और यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन छूट गया जी, आपका क्वेश्चन छूट गया था, आप थोड़े लेट से आए थे, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी जो क्लास है बाद में देख के उसका आंसर बता दीजिएगा कितना सही हुआ है। तो पिंकी सिंह का भी देखिए 17 का यहाँ पे आया है, इनका स्कोर 4995। तो आगे बढ़ते हैं, विनीता जी का 7 का बी होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा बता रही हैं, जबकि आंसर होगा चौथा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वैष्णव जी का सुपर क्लास थैंक यू। और पूजा जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 17 का 2, जो कि राइट आंसर है। राधा साहू का जी भी आ गया है यहाँ पे कि 15, यहाँ पे जो
आंसर होगा वो 4,995 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विनीता कुमारी जी का भी देखिए आ गया है उत्तर 116 आया है, जबकि एक प्रश्न पीछे चल रही थी। दिलीप कुमार जी का भी दूसरा आया है और आशुतोष शर्मा प्रिंसिपल जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है, जो कि इनका 116 है आंसर, जो कि राइट आंसर है। 17 का 2 आया है, जो कि राइट आंसर दिलीप जी का भी आ गया है यहाँ पे दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं, दिलीप कोहली जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे दूसरा आया है, और राजू सिंह का यादव जी का भी आ गया है दूसरा। और यहाँ पे बात करेंगे राधा जी साहू जी का भी आ गया है दूसरा, और दिलीप कोहली जी का भी दूसरा आया है, जो कि राइट आंसर है। वैष्णव सिंह का भी देखिए आ गया है यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार साहू जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे 17 का दूसरा, जो कि राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विनीता कुमारी जी का देखिए इनका भी देखिए आ गया है 17 का दूसरा है, जो कि राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट लोगों को देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए रामरती प्रजापति जी का भी देखिए 17 का 2 आया, जो कि राइट आंसर है। इनका भी विनीता जी का भी देखिए आ गया है उत्तर, और उमेश पटेल जी का भी आ गया है उत्तर, जो कि सही आंसर है। वैष्णव सिंह का भी आ गया है दूसरा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भारद्वाज जी का भी 17 का दूसरा है, जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे मुकेश यादव जी का भी आ गया है दूसरा होगा 17 का, जो कि राइट आंसर। वैष्णव जी का भी देखिए दूसरा आया है। और यहाँ पे बात करेंगे जी आज का अपना स्कोर आप भी आज बता दीजिएगा। और यहाँ पे संजय सर आप कैसे हो, देखिए आप लोग बात कर लीजिएगा आप लोग कैसे हैं, और बता दें कि अपना स्कोर बहुत ही अच्छे से रखिए। प्रीति वर्मा जी का भी देखिए 17 का दूसरा है, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन पे आगे बढ़ सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट लोगों पे देख लेते हैं क्या क्या आया है। यहाँ पे कविता कुमारी जी का भी आ गया है 17 का दूसरा, जो कि राइट आंसर है। 4,995 होगा। और यहाँ पे देखिए उमेश पटेल जी का भी 17 का दूसरा है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, उमेश पटेल जी का थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी क्लास थी। आप लोग आते हैं तभी तो अच्छी रहती है क्लास। यहाँ पे बात करेंगे वैष्णव जी का 17 का दूसरा, जो कि राइट आंसर है। वैष्णव सिंह का भी देखिए 17 का दूसरा आया है। और यहाँ पे राधा साहू जी का भी देखिए आ गया है 17 का दूसरा, 4,995। दिलीप कोहली थैंक यू सर आपको भी। और यहाँ पे अनिल यहाँ पे सारा सत्या इनका भी देखिए आ गया है आंसर, जो कि राइट आंसर इनका भी है। बता दें कि अब आप लोगों को उत्तर भी बताएंगे कि देखिए गुड नाइट आपको भी बोल दिया जाएगा दिलीप जी। और विद्या भारद्वाज का भी देखिए 23 का पहला, देखिए 23 का इन्होंने बता दिया है अगले दिन का, लेकिन आज का बताना था और आज भी आप लोगों को बताना है। पूजा यादव जी का भी आ गया है, जो कि राइट आंसर है। विनीता कुमारी जी की आज मेरे 5 प्रश्न के बाद सही हुए हैं। ठीक है, आप जितने भी अच्छे से प्रश्न करिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए दिलीप कोहली जी का भी बोलो दो सर जी प्लीज़। देखिए जब प्रश्न चलता है अगर उसमें बात करेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न आप लोगों को बताने होते हैं जो कि भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए नहीं बता पाते हैं, लेकिन कमेंट में लिखते रहते हैं आप लोगों के। और यहाँ पे देखिए दिलीप कोहली जी का सॉरी यहाँ पे वैष्णव जी का भी यहाँ पे थैंक यू सर जी आपको भी। और यहाँ पे पिंकी सिंह का भी देखिए आया 17 का, जो कि दूसरा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे उमेश पटेल जी का भी 17 में 16 सही हुए, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा इनका। दिलीप कोहली जी का देखिए आ गया है 15 प्लस इनकी आज की स्कोर रहे। तो आज और थोड़े से अभी आप लोगों के हैं। सरिता जी का भी देखिए 17 का आ गया है दूसरा। वैष्णव जी का भी थैंक यू आपको भी। उमेश जी के विनीता जी आप लेट हो गए जी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये आज इनके 5 से स्टार्ट हुए प्रश्न। और यहाँ पे देखिए वैष्णव जी के गुड नाइट सर जी आपको भी बोल दिया जाएगा, नाइस क्लास थैंक यू आपको भी। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, और उत्तर बता दीजिएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और अगली क्लास किस पे चलाई जाए उस पर भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।